तुम्हारे कंपार्टमेंट के फॉर्म 15 जून तक आ जाएंगे। अब ये जो 15 जून है उसके बाद तुम्हारे एग्जाम में जो गैप है ना, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का होने वाला है। यानी ये 30 डेज डिसाइड करने वाले हैं कि तुम्हारा एक साल कैसा होगा। यानी कि अगर तुमने इस 30 डेज पे प्रॉपरली वर्क कर लिया तो तुम्हारा साल तो बच जाएगा, बट अगर इस 30 डेज को तुमने ऐसे ही जाने दिया तो तुम्हारा एक साल पूरा बर्बाद हो सकता है। तो ये 30 डेज तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है, यानी कि एक एक दिन एक एक घंटा तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है। और इसके लिए ना, यानी कि इस 30 डेज को कैसे तुम्हें सही से यूटिलाइज करना है, इसके लिए तुम्हें चाहिए एक प्रॉपर रोड मैप। यानी तुम एक नॉर्मल टर्म में कह लो तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, ताकि तुम इजिली क्या कर सको, अपनी चीजें वर्क करवा सको अपने कंपार्टमेंट के लिए। क्योंकि कंपार्टमेंट का मतलब कभी भी फेलियर नहीं था। हमेशा ये चीज कहती हूँ, कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक चांस, और उस एक चांस को अगर तुमने जाने दिया तो लाइफ टाइम सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत कर ली। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम इस चांस को प्रॉपर यूटिलाइज करो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। देखो, अब अगर हम बात करें ना कंपार्टमेंट की, तो हमारे पास क्या है, 30 डेज है। अब इन 30 डेज को हम क्या करेंगे, 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहले फेज में हमें क्या करना है, डेली टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 5 घंटे हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे देने होंगे। उसके साथ साथ तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज, क्योंकि तुम्हें पहले का तो कुछ याद होगा नहीं अभी, तो तुम्हें चैप्टर वाइज करना है PYQ, ताकि एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाए, उसकी प्रॉपर तुम्हारे पास क्या हो, क्लैरिटी हो। साथ ही साथ क्या हमें सिर्फ एक बार पढ़ लेना है और छोड़ देना है। देखो, सपोज मैं सुबह पढ़ने बैठूं तो शाम को जब मैं वापस से पढ़ने जाऊं ना, तो उससे पहले मुझे एक क्विक रिविजन देना है जो मैंने पहले पढ़ा है, और साथ ही साथ प्रीवियस मतलब जो टॉपिक्स थे उनको तुम हमें रिवाइज करना ही है। साथ में जो प्रीवियस ईयर के मेरे क्वेश्चंस थे ना, जो मैंने सुबह सॉल्व किए थे, जहां पे मेरी क्या हुई होगी, मिस्टेक मुझे मिली होगी, उस मिस्टेक को हमें करेक्ट करना है। अब करेक्ट कैसे करोगे, इस पे वर्क करके। वर्क करने का मतलब कि कॉन्सेप्ट को वापस से क्लियर करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आज हम पढ़ लेंगे, 4 दिन बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5वें दिन जाके उस पर हम वर्क करेंगे क्लैरिटी के लिए। तो सेम डे पढ़ो भी, यानी कॉन्सेप्ट देखो, फिर रिवीजन करो क्वेश्चंस के थ्रू, फिर चेक करो कहाँ मिस्टेक हो रही है और उस मिस्टेक पे क्या करो, वर्क भी सेम डे करो। अब आते हैं हम स्टार्टिंग के हमारे 5 डेज पे। जो हमारे स्टार्टिंग के 5 डेज होंगे, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर्स डेली करने। अभी ना हम इस पे आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किन चैप्टर्स को हमें पहले स्टार्ट करना है। तो 2 चैप्टर्स हमें क्या करना है, डेली करना है। जिनके कंपार्टमेंट BST में आए हैं उनके लिए NCERT एक रामबाण है, यानी NCERT को अच्छे से रीड करना है, वो भी एक एक कीवर्ड के साथ। यानी हर एक कीवर्ड पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉपर फोकस होना चाहिए। और एक क्या बनाओ, समरी नोट्स बनाओ या फिर माइंड मैप्स बना लेना, क्योंकि जब तुम माइंड मैप्स बनाते हो ना तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में चीजें आ जाती हैं, और जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होते हो एग्जाम में तो तुम्हें चीजें हिट करती हैं। जब माइंड मैप बनाना तो कीवर्ड्स जरूर नोट करना, ठीक है। फिर अब आता है हमारा बचा हुआ 6 to 10 डेज, जो हमारे फेज 1 का है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स, यानी वही 2 चैप्टर्स फिर से हमें पढ़ने हैं, पुराने वाले नहीं, आगे के 2 चैप्टर्स हमें देखने हैं। फिर हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर वाइज PYQ। हालांकि मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं तो यहीं से कर लेना, अगर थ्योरेटिकल नहीं है जैसे कि BST है या इकोनॉमिक्स में भी है तो आप ना तुरंत चैप्टर वाइज मत करना, जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए चैप्टर वाइज PYQ तुरंत कर लेना। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, यानी आपके अकाउंटेंसी या फिर इको में है, तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना उसके PYQs अभी लेकर मत बैठना, ठीक है। उसके PYQs थोड़े दिन बाद करना न्यूमेरिकल पार्ट के। रीजन बीइंग PYQs में पहले मतलब न्यूमेरिकल में तुम्हें पहले कमांड बनानी पड़ेगी। एकदम से तुम PYQ लेके बैठ जाओगे, तुमसे क्वेश्चन होगा नहीं और तुम्हें पैनिक होगा और तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा कहीं ना कहीं। फिर एक लिस्ट क्रिएट करो किसकी, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि 6ठे 7वें दिन तक तुम्हारे पास अच्छे खासे चैप्टर भी हो गए होंगे और तुम्हें दिख रहा होगा कि किन चैप्टर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक अलग नोटबुक में उसको नोट करो और उन कॉन्सेप्ट पे
सबसे ज्यादा तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। अब आते हैं हम हमारे फेज 2 पे। अब ये जो फेज 2 है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे डेली टारगेट्स क्या होंगे, 2 आवर्स वीक चैप्टर। स्टार्टिंग में हमें वो चैप्टर्स देखने हैं जिन पे क्या है, जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, या जिन चैप्टर्स में मुझे लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, मार्क्स अच्छे खासे कैरी करता है, पर बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ वहीं करते हैं क्योंकि फैक्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर अकाउंटेंसी का, मार्क्स अच्छे खासे कैरी करता है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम ले लेते हैं, तो है ना, मार्क्स अच्छे खासे कैरी कर रहे हैं बट हमारे लिए वीक होता है। तो वीक चैप्टर्स हमें कब पढ़ने हैं, हमारे फेज 2 पे। फिर हमें 2 आवर्स किसे देने हैं, पीवाईक्यूज। अगेन पीवाईक्यूज करते टाइम अगर तुम सॉल्यूशन देखकर पीवाईक्यू कर रहे हो ना, तो उससे बेटर मत करना। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, बिना देखे पीवाईक्यूज क्या करो, डेली सॉल्व करो। साथ ही साथ तुम्हें 2 घंटे किसे देने होंगे, आप सैंपल पेपर्स को भी, क्योंकि अगर सैंपल पेपर स्किप कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये तो डेली वाला हो गया। अब आते हैं हम डे वाइज पे, यानी 11 to 15 डेज में क्या करना है, 5 साल के, एटलीस्ट 5 साल के तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है ना, वो तुम्हें 2 तरह के मिलेंगे, एक नॉर्मल बोर्ड के और एक तुम्हें कंपार्टमेंट के मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें दोनों सॉल्व करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ कंपार्टमेंट के 5 साल के पीवाईक्यूज ही देखने हैं, दोनों पीवाईक्यूज तुम्हें देखने पड़ेंगे। फिर लर्न द आंसर प्रेजेंटेशन। बीएसटी जैसे सब्जेक्ट में बच्चे जनरली फेल हुए हैं केस स्टडीज की वजह से और आंसर को सही से प्रेजेंट ना करने की वजह से। इवन अकाउंटेंसी में भी यही प्रॉब्लम आई है, फॉर्मेट्स को लेके, बिना फॉर्मेट्स के आंसर तुम लिखे जा रहे हो, गलत फॉर्मेट बना दिया है, तो भाई एग्जामिनर तो नंबर काटेगा ही ना। तो फॉर्मेट्स, केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है, ओवरऑल आंसर प्रेजेंटेशन पे फोकस यहां से करना स्टार्ट कर देना। कब से, अपने 11th डे से। फोकस ऑन कॉमनली आस्क्ड टॉपिक, अगेन जो रिपीटेड है उन्हीं पे क्या करना है, फोकस करना है। तुम्हें यहाँ पे भी यही काम करना है, क्योंकि तुम क्या करने लगते हो, सब पढ़ने लगते हो। सब पढ़ने जितना ना टाइम है और सब पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता अभी। जो जरूरी है वो पढ़ो, जो कम जरूरी है उसको आराम से देखो। फिर 60 to 20 डेज पे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट 1 फुल पेपर एवरी ऑल्टरनेट डे। यानी अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम चैप्टर वाइज देख रहे थे, यहाँ पे हमें मिक्स्ड यानी एक प्रॉपर पीवाईक्यू लेके बैठना है। अब जब ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो मम्मी ने बुला दिया, पापा ने बुला दिया, किसी का कॉल आ गया, ये सब नहीं करना। प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बना लेना एग्जाम का, ठीक है, कि हाँ मैं 3 घंटे के लिए पेपर दे रहा हूँ, कोई फोन वोन कुछ नहीं, एक छोटी सी क्लॉक होगी जिसके अकॉर्डिंग तुम टाइम दे के पेपर सॉल्व करोगे। एनालाइज द मिस्टेक। अब जब पेपर सॉल्व कर लिया तो देखो कि गलतियां कहाँ कर रहे हो, और उन गलतियों को क्या करो, देखो कि कहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, मुझसे प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हुई है, या मुझे कीवर्ड नहीं समझ में आया, तो उस पर फिर वर्क करो। एंड लास्ट जो आपको 16 to 20 डेज में करना है, रिवाइज वीक टॉपिक्स द सेम डे। अब मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे फ्योल के प्रिंसिपल्स नहीं आते, तो जब मैंने पेपर सॉल्व किया, एनालाइज कर लिया, तो मुझे फ्योल के प्रिंसिपल्स को क्या करना है, वापस से रिवाइज करना है, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके जाना है हमारे लिए। अब आते हैं हम फेज 3। अब तुम सोच रहे होगे कि फेज 3 पे मैंने कुछ लिखा क्यों नहीं है डेली टारगेट में, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, स्पेशली अकाउंटेंसी और इको में। इको और अकाउंटेंसी में ना तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बिना सॉल्यूशन देखे। मुझे पता है मोस्टली लोग अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल वाले करते हैं ना, तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना, तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने। इवन इको के भी न्यूमेरिकल और ग्राफ देख लेना और फॉर्मूलाज, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें लास्ट के इन टाइम्स पे करनी है। और बीएसटी में तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और स्पेशल फोकस कहां पे होगा तुम्हारा बीएसटी में, बताओ। बीएसटी में स्पेशल फोकस होना चाहिए तुम्हारे एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम कीवर्ड्स पे।
क्योंकि ये कीवर्ड्स ही ना तुम्हारी केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं और तुम्हारे आंसर को ज्यादा मतलब करेक्ट बना रहे होते हैं। अब आते हैं हम डे 21 और 27 पे। अटेम्प्ट 1 पेपर डेली, पर मैं तो कहूंगी क्या करो, 2 पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक। और स्पेशली अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस हमें बहुत मिल रहे होते हैं, ठीक है। और हाँ, टाइम को जरूर कंसिडर करते हुए करना, ये नहीं कि बैठ के बस कर रहे हैं। अरे 3 घंटे का ही पेपर होता है एग्जाम में, तो वो 3 घंटा बना के ही पेपर सॉल्व करना है हमें। चेक द आंसर ऑनेस्टी के साथ, वही सेम चीज। तुम कहोगे मैम सेम बता रहे हो, बट बेटू लास्ट टाइम के लिए यही होता है। अपनी हर एक मिस्टेक को नोटबुक में नोट करो, और उस नोटबुक में नोट करके छोड़ना नहीं है, उस पर क्या करो, आप वर्क करो। फिर 28 to 30 डेज, यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, नो न्यू स्टार्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, हमारे जितने भी अकाउंटेंसी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, सब कुछ। नेशनल इनकम का एक एक फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें अकाउंटेंसी में, चाहे गुडविल हो चाहे प्रॉफिट शेयरिंग हो, सब रट जाना चाहिए। इसके लिए ना फॉर्मूलाज ना जब तुम पढ़ना तभी क्या कर लेना, एक शीट बना लेना और उस शीट को अपने टेबल पे कहीं आप दीवार पे चिपका लेना, ताकि आते जाते देखते रहो और तुम्हें फॉर्मूलाज याद रह जाए। डेफिनेशन याद कर लेना। मैं ये नहीं कहती कि डेफिनेशन याद होने का मतलब कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पता हो, बट बेसिक पता होना चाहिए हर एक डेफिनेशन का। फिर फॉर्मेट्स पता होना चाहिए, स्पेशली क्या अकाउंटेंसी में ये जो तुम नरेशन वगैरह बिना लिखे जर्नल एंट्रीज पास करते हो ना, ये सब मत करना। इन सब से भी तुम्हें नंबर मिल रहे होते हैं। ये LF वगैरह के कॉलम्स तुम ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो। सब कुछ प्रॉपर बनाओ, और जब प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की तभी से स्टार्ट करना, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे फाइनल एग्जाम में भी अपने। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्या करना, लास्ट डेज पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना। और फिर नो न्यू टॉपिक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि लास्ट के 5 डेज आपके कोई नया टॉपिक नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें नहीं आती हो। और इन सब के अपार्ट ना थोड़ा सा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अगर स्ट्रेस लोगे तो जो आता है वो भी तुम क्या कर दोगे, गलत करके आ जाओगे। अब हम ये ना 80-20 रूल की बात करते हैं। ये जो 80-20 रूल होता है सबका अलग अलग होता है, पर मैं ये 30 डेज के लिए जो तुम्हें ये 80-20 रूल बता रही हूँ ना, ये पता है क्या है, ये है तुम्हारा मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स। यानी कि जिन टॉपिक्स या जिन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, उन पे ज्यादा तुम्हारा फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए BST के हम चैप्टर्स लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया और बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मुझे पता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, और एनवायरनमेंट से मैक्सिमम जाएगा 5 जाएगा। तो मुझे ज्यादा फोकस कहाँ पे रखना है, मुझे ज्यादा फोकस POM पे रखना है, ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो जिन चैप्टर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। यानी आपको एग्जाम में भी जो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के होते हैं ना, मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ, मतलब समझ आना कि ज्यादा मार्क्स के हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करना है और ज्यादा क्लैरिटी के साथ करना है, और जो कम मार्क्स के होंगे उन्हें लास्ट में करना, ठीक है। अब आती है बारी, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किन चैप्टर्स पे तुम्हें स्पेशल फोकस देना है। अगर अकाउंटेंसी की बात करें, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और बेनिफिट, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस करके मत जाना। हर एक चीज का तुम्हें, मैंने बोला ना, अभी से ही फॉर्मेट्स में काम करना, फॉर्मेट्स के साथ करते रहोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लास्ट मोमेंट पे सोचना भी नहीं पड़ेगा और नंबर भी नहीं जाएंगे। साथ में फॉर्मूला शीट अभी से रेडी कर लो, अपनी पढ़ते पढ़ते मतलब बनाते चलो, ताकि तुम्हें अलग से कोई एफर्ट ना करना पड़े और तुम्हारे दिमाग में भी रहे और लास्ट मोमेंट पे वर्क भी कर जाए, ठीक है। अब BST की बात करें तो BST में तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, हालांकि मैंने इसके लिए शॉर्ट और अलग से एक सेशन भी लिया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं हर एक चैप्टर के तुम्हें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग पे फोकस रखना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग बिल्कुल मिस करके मत जाना, ठीक है। और इन सब में कीवर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए आपको, हर एक चीज की क्या होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास, कीवर्ड्स और
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मुझे सारे कीवर्ड्स पता है, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, मैं आंसर लिख ही नहीं सकती। और मैंने बीएसटी में आंसर्स कैसे कोट करने हैं बिजनेस स्टडीज के, उसके लिए भी एक सेशन ले रखा है, तो उसको देख लेना, क्योंकि तुम आंसर लिखने में ना बीएसटी में सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम देखना है, फॉर्मूलाज जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। और बेसिक जो डिफरेंस होता है तुम्हारे, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा सर्कुलर फ्लो क्या होता है, तुम्हारा स्टॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर अच्छे से देखना है। मनी चैप्टर आई नो कम मार्क्स का है, पर नंबर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। और इंडियन में आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आईईडी का, ठीक है। और ये क्या था आपका, मैक्रो के थे चैप्टर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस सारे अच्छे से देखने। तो ये चैप्टर्स आपको इकोनॉमिक्स में देखने हैं, और उधर वो, और साथ में ना एक बार ट्राई कर लेना बजट देखने का। बजट अगेन थोड़ा इजी है, तो कर सकते हो आप, क्योंकि नेशनल इनकम में बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज वाली मिस्टेक तुम करोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। और यहाँ पे ग्राफ्स भी देख लेना, कहीं से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि तुम्हारे ना कोई भी इफ एंड बट वाली सिचुएशन पे तुम मत आओ। You don't need 12 hours a day to clear a compartment. You need a 30 days of smart study, zero excuses. ये जो तुम excuses दोगे ना खुद को कि यार रिवैल्यूएशन के आंसर शीट मतलब मार्क्स आ जाएंगे, तो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा एक भी एक्सक्यूज ना खुद को दो मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मार्क्स सच में इंक्रीज होंगे नहीं होंगे। कोई गारंटी ले रहा है? ये 30 दिन अगर चले गए ना तो चले जाएंगे। तो इन एक्सक्यूजेस पे मत टिको, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, ताकि तुम्हें रिग्रेट ना रहे लास्ट में। तो कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, एंड रूथलेस फोकस होना चाहिए तुम्हारे किस पे, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर ना ऐसे सॉल्व नहीं होते, ये दोनों ही। अगर हम बात करें पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर की, तो ये दोनों चीजें पता है कब पॉसिबल है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अगर तुम ये सोचते हो कि मैं पीवाईक्यूज और क्या कर लूंगा, सैंपल पेपर सॉल्व कर लूंगा, तो नहीं कर सकते। कर सकते हो जब आंसर बगल में होगा, उसे लिख के देख के लिखना स्टार्ट कर दोगे, पर एग्जाम में नहीं मिलेगा ना, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ना। और मैं कहती हूँ कि कंपार्टमेंट का जो लेवल होता है पेपर का, वो मॉडरेट होता है, पर व्हाट इफ पेपर डिफिकल्ट हो जाए तो? सोचा है कभी? नहीं सोच रहे ना। तो इसीलिए अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रखो। एंड आई वुड रेकमेंड कि ना इस बार तुम खुद से थोड़ा सा वो रिस्क लेने वाला जोन छोड़ दो, क्योंकि तुमने एक बार अपनी करके देख ली, आउटकम तुम्हारे सामने। इस बार मेरी बातों पे ट्रस्ट करो और अपनी ना ये कंपार्टमेंट की 30 डेज हमें देकर देखो। यानी कि हमने तुम्हारे लिए स्पेशली कमबैक वॉरियर्स करके बैच लॉन्च किया है कंपार्टमेंट का हर एक सब्जेक्ट का, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यूज, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, साथ ही साथ गाइडेंस भी देंगे। यानी कि तुम्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, ये मुझे कौन बताएगा, वो मैं बताऊंगी। अगर बीएससी में, अगर अकाउंटेंसी में है तो ऋषभ सर बताएंगे, इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो तुम्हें अमित सर पर्सनली बताएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, ताकि तुम इस ड्यूरेशन में अकेले ना रहो। आई नो कुछ बच्चों की खुद की गलती से कंपार्टमेंट आए हैं, कुछ बच्चों के लिए सीबीएसई ने कहते हैं ना गड्ढा खोद दिया था, बट अब क्या, अब तो सामने है ना, और इस पे हमें वर्क ही करना है। इसमें एक्सक्यूज तो नहीं मान सकते इस चीज के लिए हम, या सीबीएसई से जाके कहोगे कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कोई आउटकम निकल के नहीं आने वाला। तो बेटर है मैक्सिमम मार्क्स के बारे में सोचो। और ये जो मैंने तुम्हें बैच के बारे में बताया है, इस बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड क्या यूज करोगे, AD50, ठीक है। अगर बिना कोड के करोगे तो तुम्हें बैच की प्राइस थोड़ी ज्यादा दिखेगी, बट अगर कोड यूज कर लोगे तो बैच का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि इतना महंगा बैच क्यों है, मुझे पता है तुम सबके मन में यही बात आएगी, बिना प्राइस दिखाए बता रही हूँ, बट इसके पीछे का बेटा रीजन सिंपल सा है कि अगर हम फ्री कर देंगे ना, तो हमने देख रखा है फ्री करके भी तुम कितना पढ़ लेते हो, कितना सीरियस होते हो। जब हम किसी चीज के लिए पे कर रहे होते हैं ना, तो हम भी सीरियस होते हैं, और जिसे हम पे करते हैं उसके ऊपर भी क्या आ जाती है,
ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही नॉर्मल सी अमाउंट रखी है, ठीक है, जो तुम्हें ऑफलाइंस में जाओगे तो इसका ट्रिपल 4 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसा मिलेगा अमाउंट, हमारा नॉमिनल ही है, ठीक है। और कोड लगाने के बाद तो और कम हो जाता है। अब कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया ही हुआ है। इसके अपार्ट क्या करना है आपको, अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, CUET UG PG एंट्रेंस पे जाएंगे हम, और यहाँ पे टाइप करना है कम बैक, एक सेकेंड ना, देखो जैसे कि ये है तुम्हारा अकाउंटेंसी का क्या, कम बैक वॉरियर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऋषभ सर गाइड करने वाले हैं। बाय नाउ पे हम जाएंगे, एक सेकेंड बेटू, आई गेस देयर इज सम टेक्निकल इशू। बेसिकली आपको बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाके आपको क्या कोड यूज करना है, आपको कोड यूज करना है, आपको कोड यूज करना है AD50, जिससे इस बैच की प्राइस आपको अराउंड 1100 देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपको अगर BST का परचेज करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, आपको इकोनॉमिक्स परचेज करना है तो अगेन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। बट एनरोल जल्द से जल्द करो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो रही हैं हमारी। तो अब इस 30 दिन में बैकलॉग क्लियर करने के लिए नहीं परेशान होना है, इस 30 दिन को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज किस लिए करना है, अपने एग्जाम के लिए। जितना लेट करोगे उतने बैकलॉग क्लियर, मतलब बैकलॉग क्रिएट होंगे और उनको क्लियर करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। तो कोड AD50 यूज करना, हाँ, किसी भी तुम्हारा जो भी है, BST है, अकाउंटेंसी है या इकोनॉमिक्स है, ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। और कोई भी डाउट है तो तुम्हें फॉर्म मैंने बता रखा है, हम आपको पर्सनली कनेक्ट करेंगे, आपके हर एक डाउट को सॉल्व भी करेंगे। प्लस आपके लिए हमने एक कम्युनिटी भी बना रखी है, जिसका लिंक अगेन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर बैच का लिंक भी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी किस सब्जेक्ट में कंपार्ट आई है, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या रीजन था तुम्हारे इस कंपार्ट के पीछे का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग। और हाँ, एनरोल जल्द से जल्द करो, क्योंकि ये चांस अगर मिस हो गया ना तो पूरे साल पे सवाल उठेगा तुम्हारे।